Dear students, the material to be transported are taken close to tissues by the transport system so that the diffusion can occur efficiently into the cells. The primary functions of the transport system is to maintain a link between all cells of the body and the external environment. It transports the nutrients to the point where they are to be used. अच्छा, यहाँ से पहले पैराग्राफ के शुरू में आपको डिफिशन की डेफिनेशंस बताई गई हैं, यानी उसके तरह की डिफिशन कैसे होती है। तो डिफिशन अमूमन जो है वो टिश्यूज़ के करीब जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है, यानी मटेरियल्स वगैरह टिश्यूज़ के करीब या टिश्यूज़ के अंदर जो है अंदर आती या जाती है, जिसको हम डिफिशन के ज़रिए समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका जो डिफिशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मेन मकसद क्या होता है, यहाँ पर आपको इसका प्राइमरी फंक्शन बताया गया है कि इसका प्राइमरी मकसद ये है कि आप कि सेल्स यानी बॉडी के अंदर जितने भी सेल है, तमाम सेल्स, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी बाहर की जो इन्वायरमेंट है और हमारी बॉडी के अंदर भी जो जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एक लिंक पैदा करना है। यानी अब हम जैसे हम सर्दी गर्मी से कैसे क्यों असरअंदाज होते हैं, बारिश पानी से क्यों असरअंदाज होते हैं, ये सारा सिलसिला जो है डिफिजन के ज़रिए होता है। दूसरा है इट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू द पॉइंट वेयर दे आर टू बी यूज्ड, फैसिलिटेट। अच्छा, ये दूसरा इसका फंक्शन क्या है, यानी डिफिजन का दूसरा फंक्शन ये है कि इसमें जो है एक जो है पैदा करनी है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर से होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के मतलब यानी फूड पार्टिकल्स, जो भी हम खाना खाते हैं उनके पार्टिकल्स जब छोटे छोटे ज़रात में डिवाइड हो जाते हैं तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को हर हिस्से में पहुंचना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर ये पहुंचता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पहुंचता है। फिर इसके बाद है तीसरा फंक्शन, यानी डिफिजन का तीसरा फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट्स द एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट्स ऑफ ईच सेल्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम मेटाबॉलिक कहते हैं। अच्छा, उसके दौरान जो है जो चीज़ें हमारी बॉडी से वेस्ट होता है, यानी ज़ायद मकदार में होता है या वो उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम बॉडी से एलिमिनेट करने का, इन बॉडी से निकालने का जो सिलसिला होता है वो भी डिफिजन के ज़रिए प्रोसेस या ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात सिर्फ जो है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एलिमिनेट या खारिज नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सरप्लस सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी में जो है स्टोर होती हैं। सरप्लस सब्सटेंसेस की मिसाल आप, सरप्लस का मतलब है यानी इस्तेमाल से ज़्यादा की जो मकदार होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम सरप्लस कहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी में फ़ैट की इंटेक ज़्यादा है या कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की इंटेक ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा इस मकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में वो मख़सूस जगहों पर जाकर स्टोर होती है, यानी स्पेशलाइज्ड स्टोरेज टिश्यूज़ होती है जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर होती है। तो ये जैसे फैट्स हैं तो ये उम्मन स्किन के करीब या जो है जो भी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसमें जो है अलग से स्टोरेज टिश्यू होती है, तो उसमें जाकर ये जो है वहाँ पर स्टोर हो जाती है। बाज़ औक़ात ये स्किन के अंदर ही नहीं स्टोर होती है, बल्कि हमारी बॉडी के ऊपर भी ये ज़ाहिर हो सकती है। जैसे कि किसी की बॉडी के ऊपर से जो है स्वेलिंग हो या दाने वगैरह निकल आए, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि
हमारी बॉडी के पार्ट्स ना हो वो निकल आते हैं। तो ऐसी चीज़ों का निकलना ये भी ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है। अच्छा, अब हम जो है पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स इन फॉर लाइफ क्या है, क्या पानी की अहमियत क्या है, कि ज़िंदगी के लिए हम पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये तो वैसे आपको इतना भी मालूम है कि पानी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो वाटर इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपाउंड, यानी इट इज़ द ओनली सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर इन 3 phases, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। वेपर का मतलब वो जो है होता है कि वो बुखारात की शक्ल में मौजूद होती है। पानी हमारी ज़िंदगी यानी यूनिवर्स में या हमारी जो है अर्थ में मैटर्स की 3 हालतों में पाई जाती है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। वेपर अमूमन गैस की शक्ल में होती है। विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी ज़मीन के जो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है वो इन 3 फेजेस में पानी पाया जाता है। Water is of extreme importance to living organism. It plays an important role in the sustenance of life. अच्छा, पानी की अहमियत जो है हमारी ज़िंदगी को या ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग मैटर, द प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसने पानी को जो है प्रोटोप्लाज्म के मखसूस प्रोटोप्लाज्म में इनको मखसूस होना चाहिए, यानी प्रोटोप्लाज्म का एक अहम हिस्सा होता है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर यानी इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म या जेली फॉर्म शक्ल की इंग्रेडिएंट होती हैं जो कि सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है मौजूद होती है। और इसी लिक्विड या जेली लाइक मटेरियल के अंदर ही दूसरे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस मौजूद होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, वैक्यूल्स वगैरह, वो दूसरे मतलब और दूसरी चीज़ें जो सेल्स के अंदर मौजूद होती है उन सब को ओवरऑल यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसकी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं लिक्विड फॉर्म में या उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म होता है। अच्छा, यानी पानी को इसका मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म का मेन इंग्रेडिएंट। अगर प्रोटोप्लाज्म से पानी निकाल दिया जाए तो ये वो सेल्स डेड हो जाती है। इसी तरह पानी की अहमियत इससे भी होती है कि इट सर्व एज अ मीडियम इन मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है। मैं आपके नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन लिख कर दे दूँगी। अच्छा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होती है या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, जो है मूवमेंट होती है, ये सारा के सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो इसमें इस फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी पानी के बगैर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। इट इज़ अ यूनिवर्स, नंबर 3 क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये भी आपने पिछले क्लासेस में सुना है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होती है, यानी पानी वो वाहिद सॉल्वेंट है या वो चीज़ है जिसमें आसानी से कोई भी चीज़ हल हो सकती है, यानी तकरीबन बहुत सारी चीज़ें पानी में हल होती है। एंड अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये जो है इसका ज़रिया भी है, ट्रांसपोर्ट करने का ज़रिया भी होती है, यानी पानी मौजूद होंगे हमारी बॉडी के अंदर तब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह, डिफरेंट गैसेस वगैरह या दूसरी जो है बॉडी के जो मेन इंग्रेडिएंट थिंग्स होती हैं वो इसके पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। अब आते हैं कि वाटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल। और अब इन 3 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि वाटर सेल के जो है एक कंपोनेंट कैसे होता है। ये कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट।
पानी कैसे जो है किसी सेल का पार्ट होता है। इन लिविंग सेल वाटर इज़ इनवेरिएबली प्रेजेंट, यानी इनवेरिएबली का मतलब होता है कि ये किसी भी सेल में जो है पानी की मकदार कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती है, यानी एक जैसे नहीं होती है, वेरिएबल होते हैं। इनवेरिएबली प्रेजेंट, सॉरी, वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट और इनवेरिएबल का होता है सेम। तो ये सेम होता है। इट नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट्स 85 to 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जो अभी मैंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म किसी सेल के अंदर के जो भी पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और ये जो है 85 to 90% इसका पानी होता है। However, there are certain structures produced by living organisms such as seeds, spores, seeds, etc., in which the water content may be as low as 10%. अच्छा, अब कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें पानी की मकदार कम होती है, या वहाँ पर पानी की जो है परसेंटेज कम होती है। अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है 10% होती है। जैसे कि सीड्स है, यानी जो बीज बनते हैं पौधों में, स्पोर्स वगैरह जहाँ से स्टेम्स वगैरह निकलते हैं, या सीस्ट वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के बनने में पानी की मकदार कम होती है। इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है? द रीज़न फॉर द लो परसेंटेज ऑफ वाटर इन देम इज़ दैट दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड आर मींट फॉर स्पेशल पर्पस, दैट इज़ रिप्रोडक्शन और पेरिनेशंस। They have a very low physiological activity which does not require much water. अच्छा, वजह क्या है कि इसमें जो है के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे कि पेरिनेशन या रिप्रोडक्शन वगैरह, तो इसमें चूँकि इतना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, फिर तो इसलिए पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बरकरार रखने के लिए पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार ज़रूरी है। अगर वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कम होंगी तो पानी की मकदार भी कम मकदार में ज़रूरत होगी। अच्छा, रिप्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे कि रिप्रोडक्शन यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की न्यू स्पीशीज़ या न्यू जनरेशन्स की जो है डेवलपमेंट्स जब होती है तो वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए होती है। अब पेरिनेशन क्या है? पेरिनेशन ये अमूमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़ाहिर करती है, और ये अमूमन प्लांट्स में पाया जाता है। इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दे दिया है कि पेरिनेशन में जो है अमूमन जो है एक ही ऑर्गेनिजम्स के जो है ऑर्गेन्स को लेकर दूसरे जो है उसके दूसरे पार्ट्स के साथ मिलाया जाता है, ताकि जो है वो दूसरी नया प्लांट बन सके। अच्छा, ये अमूमन उस वक़्त किया जाता है कि जैसे जिन सीजन्स में पानी की मकदार कम हो, या खुश्क साली हो, या जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो इन ऐसे सीवर कंडीशंस में जो है पेरिनेशन का प्रोसेस, पेरिनेशन के ज़रिए प्लांट्स की जो है पैदावार की, प्लांट्स की जो है न्यू प्लांट्स जो है उसकी जो है जर्मिनेशन की जाती है, यानी जर्मिनेट किया जाता है। अब वाटर एज ए सॉल्वेंट क्या है? वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द सब्सटेंस विच आर वेरी इम्पोर्टेंट टू ऑल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। पानी की जो है अहमियत जो है वो लाइफ है, यानी अगर लाइफ ना हो, मतलब पानी ना हो तो लाइफ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर सब्सटेंसेस। ये पहले भी उन्होंने बता दिया था कि सॉल्वेंट क्या है, वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ दूसरी चीज़ें हल हो सकती है, तो पानी जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। द सॉल्ट डिजॉल्व टू मच ग्रेटर डिग्री इन वाटर देन इन एनी अदर सॉल्वेंट्स।
अच्छा, पानी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हल होती है वो सॉल्ट होती है, यानी नमक। नमक जितनी ज़्यादा मकदार में हल होती है, वो कोई दूसरी चीज़ इतनी जल्दी हल नहीं हो सकती है। द सॉल्वेंट the solvent potential of water is due to the dipolar nature of its molecules, which causes it to orient itself around charged particles dissolved in it. अब पानी की जो है पोटेंशियल क्या है कि पानी जो है ये पानी में क्यों जो है इतनी एबिलिटी है कि वो दूसरी चीज़ों को हल करता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि पानी की जो है मॉलिक्यूल्स की नेचर वो क्या है, वो डाइपोलर है। डाइपोलर क्या होती है, जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल्स जो है एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बनता है। अब 2 हाइड्रोजन एटम, चूँकि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है, यानी उसका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, 1 होता है, तो यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होती है और 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। लेकिन जो है ऑक्सीजन में ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रॉन या उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मकदार भी ज़्यादा होती है। तो चूँकि अब जैसे कि हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की या उसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो जब एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिल जाएंगे तो वो एक पोल की सूरत में मिलेंगे, यानी इसके एक सिरे पर एक हाइड्रोजन एटम, दूसरे सिरे पर एक ऑक्सीजन एटम, दूसरे सिरे पर दूसरा हाइड्रोजन एटम। अब दरमियान में ऑक्सीजन है, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान में ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक पोल की सूरत में बनता है। लेकिन वो पोल क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होती है, तो इसलिए पानी में नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिविटी चार्ज या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होती है। क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ इसमें हल किया जाता है, पानी में हल किया जाता है, जैसे सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे NaCl टेबल सॉल्ट है, जो आम सॉल्ट, जो आम का नमक हम खाते हैं उसको हम NaCl कहते हैं। जब इसको पानी में हल किया जाता है तो क्या होता है कि इसका सोडियम पर जो है प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब negative charge, the positively charged sodium ions will arrange themselves around the negative zones of the water dipoles. अब सोडियम जो है पॉजिटिव है और पानी का जो है नेगेटिव जोन, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव जोन्स क्या है, वो ऑक्सीजन एटम्स है। तो अब वो फ़ौरन जो है उसकी ऑक्सीजन एटम के इर्द गिर्द जो है सोडियम एटम्स जो है आपस में उसमें उसके आसपास जाना शुरू कर देते हैं, जबकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन एटम के पास जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि while negatively charged ions will do so around the positive zones of the water molecules. तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से पानी की जो है नेचर डाइपोल्स होती है। अब these alignment of the salt ions in these way keep them separated and thus promote a high degree of dissociations. जब ये पानी में सोडियम चार्जेस और क्लोरीन जो है चार्जेस जो है वो पानी के नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक लाइन की फॉर्म, एक लाइन की शक्ल में तरतीब देते हैं ख़ुद को। तो ये क्या होता है कि दस प्रोमोट अ हाई डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, यानी उनमें अब चूंकि एक तरफ नेगेटिव चार्जेस है हो गई, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हो गई, यानी उनके दरमियान कोई लिंक नहीं रह जाता है, डिसएसोसिएशन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर बिकम्स केमिकली रिएक्टिव। तो जब पॉजिटिव चार्जेस अलग हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा कि पानी में जो है
केमिकल रिएक्शन का अमल बहुत तेज़ हो सकता है इस वक्त। इसके बाद है वाटर इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सोल्यूट। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें का पानी में कोई चीज़ मौजूद हो, यानी कोई भी अगर अब इसमें कोई चीज़ ऐसे हल कर दे, जो चीज़ पानी में हल होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। अब उस सोल्यूट को पानी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो ख़ुद पानी के ज़रिए ही हो सकता है कि पानी ही उसको हल करने में मदद या ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। इसी तरह फॉर कूलिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय एवेपोरेशन फ्रॉम देयर सरफेस। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो एवेपोरेशन होती है, यानी पानी जब निकलता है, चाहे वो पसीने के ज़रिए या जो है जैसे कि पौधों में शबनम के कतरों के ज़रिए जो पानी निकलता है, तो ये प्रोसेस भी क्या है, जो है पानी के ज़रिए होता है। इसके ज़रिए क्या होता है, जब एवेपोरेशन के बाद प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसकी बॉडी में का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी वो कूल हो जाता है। इसके बाद क्या है कि एंड फॉर डेवलपिंग द इंटरनल प्रेशर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। अब पानी जो है इसका एक और अहम काम क्या है कि फॉर डेवलपिंग इंटरनल प्रेशर, यानी अब अगर किसी भी प्लांट्स के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होंगी तो वो एक इसमें एक सपोर्ट आ जाती है, एक मजबूती आ जाती है कि वो इंटरनल प्रेशर क्योंकि पानी का ज़्यादा है इसलिए वो पौधे उसमें एक मजबूती आ जाती है और वो पौधे ज़्यादा तरोताज़ा और बेहतर हालत कंडीशन में खड़े होते हैं। रिजिडिटी का मतलब ये भी होता है कि वो उसमें सख्ती आ जाती है। वाटर ऑल्सो इज़ वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लांट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का अमल, जो कि फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है कि इसमें प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं सूरज की रोशनी में और पानी की मौजूदगी में। तो यानी प्लांट्स फूड के बनाने में भी जो अमूमन फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट्स में होता है, उसके फूड के बनाने में भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं वाटर एज अ मेटाबोलाइट। वाटर एज अ मेटाबोलाइट क्या है कि वाटर एक्ट एज अ मेटाबोलाइट एज ऑल द chemical reactions occurring in the cells takes place in an aqueous medium। अच्छा, चूँकि मेटाबोलाइट का मतलब होता है कि एक केमिकल रिएक्शंस या जब कोई भी सब्सटेंसेस के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम मेटाबोलाइट कहते हैं। तो वाटर एक्ट एज अ मेटाबोलाइट, वो पानी ही वो ऐसा काम कर सकते हैं कि जो है किसी भी सब्सटेंसेस के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर सकता है, और ये केमिकल रिएक्शंस के दौरान होता है किसी भी सेल के अंदर। अच्छा, ये क्या कब होता है, टेक प्लेस इन एक्विस मीडियम, और ये उस वक्त होता है कि जब वो सेल्स या कोई भी चीज़ एक आबी या पानी का जो है मीडियम होता है उसमें मौजूद हो। Those reaction often consumes or produce water molecules। तो इस दौरान क्या होता है कि दोज रिएक्शंस, यानी उसके अंदर जो रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है कि उसमें जो भी चीज़ हो या सेल्स हो उसमें पहले पानी को वो जज्ब करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स को। वाटर इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल्स themselves and also both the cells also all around within the body of the organism। अच्छा, अब अगर किसी भी सेल के अंदर पानी मौजूद होता है तो वो ना सिर्फ उससे जो है सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, बल्कि बाज़ वक़ात सेल जो है उसको जैसे बाथ्स अपने नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नहाने धोने से मतलब ये है कि सेल्स के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको सेल्स से निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट एक्वस जो है उसका मतलब होता है पानी, यानी पानी से रिलेटेड जो एडजेक्टिव है, यानी आबियाती या आबी
उसको आप कह सकते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ अ प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है कि द मेन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एक्विस इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें पानी की मौजूदगी यानी मुकम्मल एक कांस्टेंट लेवल में, यानी एक मुनासिब मकदार में हमेशा मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? उसके फिजियोलॉजिकल यानी उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको बरकरार रखने के लिए ये पानी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनिज़म टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो। यानी टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है खुश्की से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म हो, या एक्वेटिक और यानी पानी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स हो, तो उनमें पानी उनके बॉडी के अंदर एक मुनासिब मकदार में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और वो पानी की मुनासिब मकदार किस चीज़ के लिए आम आता है? फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो भी फंक्शन होता है इस सेल के अंदर वो उसके लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट द लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ वुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व इफ़ देयर हैव बीन नो वाटर, यानी पानी के बग़ैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। तो सेल के साथ जो है पानी का या डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वहाँ तक तो हमने पानी की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ ली। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट मटेरियल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे। इन द लिविंग सेल्स ईच सेल इज़ बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। द सेल मेम्ब्रेन्स आर एबल टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस देम। तो इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है कि ईच सेल इज़ बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी ज़ाहिर बात है कि आपने सेल की जो है स्ट्रक्चर पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई है कि सेल्स की स्ट्रक्चर में सबसे पहले, जैसे अगर वो प्लांट्स है तो उसके सबसे ऊपर वाली तह जो है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल्स हो या दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के जबकि ऊपर वाली तह सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो जो है क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन असल में उन मटेरियल्स को जो है रेगुलेट करता है, यानी कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर आना या जाना चाहता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। सेल मेम्ब्रेन एक किस्म जो है वो जैसे आटे की छलनी होती है, यानी हर चीज़ आटा की छलनी क्या होती है कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती है वो छलनी के ज़रिए नीचे बर्तन में जाते हैं, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती हैं वो छलनी के ऊपर रह जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही जिन मटीरियल्स की सेल्स को ज़रूरत होती है उनको अंदर आने देता है, और जिनकी नहीं होती उनको बाहर ही रिजेक्ट कर देता है। द सेल्स कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज मटीरियल्स विद देयर इन्वायरमेंट्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कोई भी सेल जो है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अपना ये मटेरियल एक्सचेंज करता है। बट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट an uncontrolled traffic, because certain materials can pass through the membrane and other cannot। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ मटेरियल्स जो है ऐसे ही यानी अनकंट्रोल नहीं होता है, बाकायदा कंट्रोल सूरत में इसका ट्रैफिक होता है, यानी आना जाना होता है कि कुछ सर्टेन मटेरियल्स को ये पास करने देता है और कुछ को नहीं। Thus, the primary function of the cell membrane is to regulate the passage of the substances between the interior of the cell and its external environment। बस क्या हुआ कि जो है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सबसे अहम काम कि सेल के अंदर और जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एक रास्ता मुहैया करना होता है, एक ऐसा रास्ता जो कि बहुत रेगुलेट हो, यानी उसमें बाकायदा जो है एक हर चीज़ जो है तरतीब से होना चाहिए था। Many different molecules can move across the cell membrane. Many
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी बहुत दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है. आउट ऑफ दीज वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. तो इसमें से पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. वो पानी भी एक मटेरियल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन में के ज़रिए आसानी से मूवमेंट करता है. मैनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होती है, जैसे कि वो सॉल्ट या वो कंपाउंड जो कि जिसमें अमूमन कार्बन या हाइड्रोजन वगैरह मौजूद ना हो, तो ऐसे और कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं. या सिंपल वर्ड्स में जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं. ये जैसे कि मिनरल्स वगैरह, डिफरेंट साल्ट्स वगैरह, ये इनऑर्गेनिक होते हैं. तो ये कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर. तो बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पानी में जो है क्या होता है कि वो मूव कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए. अगर पानी मैनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन सॉल्यूशंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट अगर पानी में हल हुआ हो, ऐसे सख्त से ना रह गए हो, बल्कि पानी में डिज़ोल्व हो, तब ही वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल के अंदर जो है जा सकता है. One of the process by which the exchange of the material between the cell and their environment occur is called diffusion. तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, जिसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी सेल्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जब डिफरेंट मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट pass into the plants by diffusions through the root hair in the cells of the roots. तो इसी तरह जैसे कि प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो रूट्स के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे हेयर मौजूद होते हैं. तो ये हेयर इतने छोटे छोटे बारीक होते हैं कि उनके सेल्स के अंदर से जो है आसानी से पानी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कि पानी में हल हुआ हो या डिज़ोल्व हुआ हो, तो वो इन सेल्स के ज़रिए या रूट हेयर के ज़रिए डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए फिर वो पानी प्लांट्स में जज्ब हो जाता है. अब अच्छा, डिफ्यूजन अब क्या है? डिफ्यूजन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस टेक्स प्लेस डाउन अ concentration gradient from a region of high concentration to a region of low concentration. तो डिफ्यूजन का प्रोसेस अमूमन उस वक़्त होता है in which random movement of the molecules or ions. वैसे तो random मतलब यानी molecules और ions takes place down ये जब वो हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर उस मटेरियल की मकदार ज़्यादा मौजूद हो, तो वो कंसंट्रेटेड कहलाते हैं. अब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि मटेरियल जो है जहाँ पर पानी की उसकी मकदार ज़्यादा है, वो मूव करता है वहाँ पर जहाँ पर इसकी मकदार कम होती है, यानी लो कंसंट्रेटेड एरिया में वो मटेरियल मूव करती है. जैसे कि क्या है कि वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, एंड सम अदर सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, यानी ये चीज़ें ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूज़ करता है. इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो द मेन प्रोसेस बाय विच अदर सब्सटेंसेस मूव विद इन द सेल्स. It is also the main process by which other substances move within the cell. इसी तरह दूसरे substances का भी movement जो है सेल के अंदर इसी तरह ही होता है. During photosynthesis and respiration in plants, the exchange of carbon dioxide and oxygen gas between the cell and the atmosphere also takes place by diffusions. इसी तरह प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस का अमल हो या रेस्पायरेशन हो, और इसके इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड के बदले जो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के बदले जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो ये सारा के सारा डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होता है। यानी किसी भी सेल और एटमॉस्फेयर के दरमियान ये प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। Although diffusion is a slow process, yet it is efficient and rapid enough to fulfill all gaseous requirements of the plants. यानी जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो हमें ये महसूस ही नहीं होता है, हमने बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि प्लांट कैसे जो है, प्लांट्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन जा रही है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। तो ये जो है वैसे तो महसूस नहीं होता है, लेकिन होता है बहुत एफिशिएंटली और रैपिड, और बहुत जल्दी से भी होता है और एफिशिएंट यानी बहुत अच्छे तरीके से भी होता है। तो अगर ये एफिशिएंटली और रैपिडली ना हो तो क्या होता है कि तो वो गैसेस की जो रिक्वायरमेंट है, यानी अगर प्लांट्स के अंदर जो है, अगर फर्ज करें उसको उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो जिन गैसेस की अगर वो ज़रूरत हो तो वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो एक सारा प्रोसेस किसके ज़रिए हुआ? डिफ्यूजन के ज़रिए। अब डिफ्यूजन इज़ अ वेल नोन फिनोमेना। इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एग्जांपल, that is when a colored crystal like KMnO4, जिसको KMnO4 एक केमिकल कंपाउंड है, या ये है कि पोटाशियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है। ये एक सॉल्ट होती है जो कि पर्पलिश कलर की होती है, पर्पलिश ब्लैक होती है, यानी बहुत डार्क पर्पल कलर की होती है, और ये अमूमन हमारे घरों में मौजूद होती है। अक्सर घरों में इसके ज़रिए जो है इसको पानी में डाला जाता है तो पानी का कलर जो है वो पिंक कलर हो जाता है, और इसकी एक ख़ुसूसियत ये कि फ़ौरन जो है जरासीम्स को किल कर देता है। तो फिर हम उस पानी में अपने डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह को धो सकते हैं। तो पानी की, तो ये क्या है कि दिस ड्रॉप्ड इनटू अ बाउल। अच्छा, ये क्रिस्टल फॉर्म की शक्ल में भी होती है। जब इसको पानी में डाला जाता है, इनिशियली द कलर और पिगमेंट विल रिमेन कंसनट्रेटेड एट इट्स इनिशियल ड्रॉप एरिया। अगर फर्ज करें आपके घर में पोटेशियम परमैंगनेट मौजूद है, अगर आप उसको पानी में डाल दें तो पहले आप देखेंगे कि वो एक जगह पर रह गया। आप खुद उसको मिक्स ना कर, बल्कि उसको वैसे ही पड़ा रहने दी। अब वो जहाँ पर पानी के अंदर चला गया है तो उसका वो हिस्सा, ये पोटेशियम परमैंगनेट का वो हिस्सा कंसनट्रेटेड कहलाता है, यानी उसके अंदर जो है उस एरिया में पोटेशियम परमैंगनेट की मकदार ज़्यादा है। तो अब जब वहाँ पर कुछ अरसा आप ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो क्या होगा कि कुछ अरसे बाद आपको पूरे पानी में जो है एक जैसा नज़र आएगा, पूरा पानी पिंक कलर नज़र आएगा। तो क्या हुआ कि वो कंसनट्रेटेड एरिया से जो है पोटेशियम परमैंगनेट्स लो कंसनट्रेटेड एरिया में चला गया, यानी पूरे पानी को इवनली पिंक कलर कर दिया है, एक जैसा पिंक कलर कर दिया। तो ये इस तरह ये डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होता है। तो अब इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें कि सिमिलरली इफ़ वी स्प्रे परफ्यूम्स या एयर फ्रेशनर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, initially its fragrance will be strongest enough that corner and strongest in that corner and will gradually spread by diffusion in all areas of the room. इसी तरह अगर आप परफ्यूम की को अपने कमरे में कमरे के एक कोने में आप परफ्यूम का स्प्रे कर दें। अब आपने ख़ुद तो उसकी जो है मूवमेंट तो नहीं करेंगे कि परफ्यूम को मूव करके पूरे कमरे में फैलाएंगे। अब एक कोने में आपने सिर्फ परफ्यूम को फैला दिया। कुछ अरसे बाद क्या होगा कि परफ्यूम की स्मेल पहले तो उस कॉर्नर में तो ज़्यादा थी, लेकिन कुछ अरसा बाद यानी कुछ देर बाद जो है पूरे कमरे में उस परफ्यूम की स्मेल आपको महसूस होगी। तो वो क्या है कि ये परफ्यूम की जो है मॉलिक्यूल्स वो कंसनट्रेटेड एरिया से डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए कमरे के ओवरऑल पूरे एरिया में चला गया है, यानी लो कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ मूव करके चला गया है। अब द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अब जब हम डिफ्यूजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे
जो है अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो उसको दो फैक्टर्स पर इसकी डिपेंड होती है। एक होती है डिस्टेंस, एक होती है अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंसेस। जैसे कि अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार अगर पानी में डालेंगे तो वो उतनी जल्दी ही ये जो है वो पानी पिंक कलर हो जाएगा, उतनी जल्दी ही डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और इसी तरह डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर आप परफ्यूम की मिसाल लें कि जैसे अगर छोटा कमरा है, आपने उसके एक कमरे में एक कोने में पानी की जो परफ्यूम की स्प्रे कर दी तो वो छोटा कमरा जल्दी से खुशबूदार हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े हॉल में परफ्यूम की जो है स्प्रे करेंगे एक कोने में तो पूरे हॉल को उस परफ्यूम को पहुंचने में टाइम लगेगा। यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस एक डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और दूसरा ग्रेटर कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट्स पर। यानी जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। The speed of diffusion also depends on one kinds of the molecule. For example, the diffusion of gases is faster than of liquids and of solids is the slowest. अच्छा, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस उसके जो है नेचर, किसी भी चीज़ के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है, किस मॉलिक्यूल किस किस्म की है, ये वो गैस किस शक्ल की है, लिक्विड्स की है या सॉलिड्स की है। तो अमूमन डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो गैसेस में ज़्यादा होती है, पर लिक्विड में कम होती है, पर सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा कम होती है। बहुत स्लोवेस्ट प्रोसेस जो है सॉलिड्स में होता है डिफ्यूजन का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स या टर्म्स हैं उनके मैं आपको करके दिखाऊँ, नोट्स भेज दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।